टारगेट बोर्ड, जल्दी से लाइव आ जाइए। और गुड मॉर्निंग, सुप्रभात अभिषेक सर, आदित्य राज जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। जल्दी से लाइव आ जाइए बच्चा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 1 मिनट आप लोगों का कमेंट रुका हुआ है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए कमेंट चलने लगा। जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, दिव्या भारती जी, तो अयान जी मिल जाएगा। जय महाकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल, जिसका जो नाम जिसका स्वागत। जल्दी से आ जाइए लाइव। चलिए सुबह सुबह श्री कृष्ण कुमार केशरी जी। चलिए ठीक है, कैसे हैं? ठीक है बच्चा, आप लोग बताइए कैसे हो। चंद्र करके कुछ नाम था बच्चा आपका। ऑब्जेक्टिव क्लास होगी ना सर? बिल्कुल। देखो अभी जो ऑब्जेक्टिव आपके चलाया जा रहा है वो केवल गिने चुने ऑब्जेक्टिव इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि पहले आप लोगों की थियरी और सब्जेक्टिव खत्म हो जाए, उसके बाद सिर्फ ऑब्जेक्टिव चलेगा। तो उसको लेकर परेशान मत रहिए कि आपको जितने ऑब्जेक्टिव क्लास में करा के छोड़ दिए जा रहे हैं उतने ही चलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी प्रैक्टिस चलेगी बढ़िया से, ठीक? तो उसको लेकर परेशान न रहिए, ठीक है सचिन कुमार जी, थैंक यू। चलो, कोई है? कौन है भाई? कैसे हैं सर? ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से लाइव आ जाइए। एक आंकड़ा जो है उसको पार कर लीजिए, उसके बाद फिर 1 मिनट का समय लेके शुरू किया जाए। प्रणाम सर, प्रणाम मनीषा जी, प्रिंस कुमार जी, राधे राधे, नूरी जी, हेलो सर। चलिए बच्चा, टाइम से गियर बदलते रहिए। एमडी सलमान जी, वाह। चलिए ठीक है बच्चा, हम चलिए, आज हो सकता है अभिषेक भारती जी सर पेन कॉपी लेकर तैयार हैं? अरे वाह, गुड मॉर्निंग। तो चलो सबसे पहले आज की क्लास जो लेते हैं उसकी बात की जाती है। चलो सबसे पहले स्तनपान, ठीक है ना? इसको तो पहले आप लोगों को समझाए हुए हैं। तो 24 घंटा कहाँ थे सर? मन नहीं लग रहा था। रोशन शर्मा, अरे भाई काहे मन नहीं लगेगा यार, एक दिन के लिए संडे को कहीं और मन लगा लिया करो। देखो सीधे सीधे कह रहा है स्तनपान किसे कहते हो, तो होता है क्या है, इसमें लिखोगे क्या? शिशु के जन्म के पश्चात, शिशु के, एकदम सुनो, अभी इसमें हार्मोन का भी कुछ काम है, उसको भी समझा दे रहा है। शिशु के जन्म के पश्चात, जन्म के पश्चात, शिशु के जन्म के पश्चात मां नवजात शिशु को, मां नवजात शिशु को, मां नवजात शिशु को दूध पिलाने की क्रिया करती हैं। दूध पिलाने की क्रिया करती हैं। दूध पिलाने की क्रिया करती हैं, जिसके कारण, जिसके कारण माँ तथा शिशु के बीच, माँ तथा नवजात शिशु के बीच, ऐसे लिख लो, माँ तथा नवजात शिशु के बीच, शिशु के बीच भावनात्मक जुड़ाव होता है। भावनात्मक जुड़ाव होता है, जुड़ाव होता है, जिसके कारण, जिसके कारण शिशु, माँ के, नवजात शिशु, नवजात शिशु माँ के पास, माँ के पास कम रोता है। इस क्रिया में कुछ हार्मोन सहायता प्रदान करते हैं, कुछ हार्मोन सहायता प्रदान करते हैं, कुछ हार्मोन सहायता प्रदान करते हैं। पहला लिख लो। जय माता दी बच्चा, कोई भी लेट नहीं हुआ बच्चा? हाँ, ऑक्सीटोसिन, सिंपी जी लिखिए आप। पहला है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, क्या है? प्रोलैक्टिन। दूसरा है ऑक्सीटोसिन, क्या है? ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना?
यह पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होता है। अग्रभाग से स्रावित होता है। स्रावित होता है और मादा के शरीर में क्या करता है? मादा के शरीर में दुग्ध निर्माण में सहायता करता है। सहायता करता है। ठीक, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और दूसरा वाला ऑक्सीटोसिन, यह पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होता है। पश्च भाग से स्रावित होता है। स्रावित होता है और मादा के शरीर से दूध के निकलने में सहायता प्रदान करता है। दूध के निकलने में सहायता प्रदान करता है। ठीक, तो इतना लिखोगे। प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन एमडी सलमान जी ने लिख दिया सबसे पहले। चलिए, उससे पहले भी बच्चे ने लिखा था, ठीक है ना, शिम्पित हुई थी। सर हम भी उठ ही गए। अच्छा चलो बढ़िया बच्चा। चलिए, अर्जुन पासवान जी, आज हो सकता है उसका न्यूज आप लोगों को मिल जाए। कितना सारा एक चैप्टर से पढ़ना है सर, मतलब चलो सीधे सीधे समझो। स्तनपान किसे कहते हैं? इस क्रिया के बारे में अगर पूछेगा तो सीधे लिखना, स्तनपान की क्रिया में शिशु को जन्म के पश्चात मां नवजात शिशु को दूध पिलाने की क्रिया करती है, जिसके कारण मां तथा नवजात शिशु के बीच भावनात्मक जुड़ाव होता है, जिसके कारण नवजात शिशु मां के पास कम रोता है। इस क्रिया में कुछ हार्मोन सहायता प्रदान करते हैं। पहला है प्रोलैक्टिन, दूसरा है ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन मादा के दुग्ध ग्रंथियों में या शरीर में दूध के निर्माण में सहायता प्रदान करेगा, और जबकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन मादा के शरीर से दूध के निकलने में प्रदान करता है। ठीक है ना? चलिए ठीक है। मोहन गोस्वामी जी, ना 10th वाला तो लॉन्च हो ही गया, आज आप लोग हो सकता है आप लोगों का भी लॉन्च हो जाए। चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये टॉपिक आप लिख लोगे? अगर पूछेगा स्तनपान किसे कहते हैं तो लिख लोगे? बताओ बताओ। 2 नंबर का बच्चा, इससे ज्यादा उम्मीद मत रखना। तो अगर पूछेगा स्तनपान किसे कहते हैं तो बताओ, लिख लोगे? पहुंचता है रोशन कुमार जी, कमेंट भी आपका पहुंचता है, ऐसा नहीं है क्यों नहीं पहुंचता है। अक्षय कुमार जी, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए बताइए। अच्छा, ये सब एग्जाम सेटअप एग्जाम में पूछा था प्रश्न है। अच्छी बात है, रिया कुमारी जी पूछा था तो समझिए तैयारी से बढ़िया। हम तो कह रहे अभी सेटअप एग्जाम का पेपर खाली ऑब्जेक्टिव देख पाए थे। हट गया बच्चा, हट गया होगा अब। सिद्धार्थ राज जी, हट गया होगा अब, ठीक है ना? हाँ यस सर, तोड़ देंगे क्वेश्चन को एग्जाम में। चलो अगला टॉपिक लेते हैं। मानव अंडाशय में स्तनपान, वो क्या बोलते हैं, मासिक धर्म। तो सबसे पहले उसको समझते हैं, उसके बाद जो लिखना है उसको समझ लिया जाएगा। स्तनपान किसे कहते हैं, ठीक है ना? चलो चलिए सुनिए, आप स्तनपान किसे कहोगे? इसको स्तनपान कह रहे हैं, मासिक धर्म। तो हेडिंग है मासिक धर्म, या इसी को कहते हो ऋतुस्राव भी कहते हो, जिस हिसाब से जैसे समझ में आ जाए। तो सबसे पहले ये समझ लो कि ये कितने दिनों का है, कैसे होता है, उसमें हार्मोन का क्या काम है और चीजें कैसी होती हैं, ठीक है ना? चलो सर, तो क्या ये प्रश्न आएगा एग्जाम में? बिल्कुल आ सकता है, ऐसा क्या दिक्कत है? सेटअप एग्जाम में पूछ लिया तो नहीं पूछेगा। देखो सीधे सीधे ऐसे समझो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 28 से 29 दिनों का होता है। कितना? 28 से 29 दिनों का होता है। आपके एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं तो परेशान मत रहिएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले दिन स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट डे, 14th डे, एकदम चार्ट समझ गए इसको बनाना तो समझ लो, लिखना भी समझ जाओगे। और 28 से 29 दिनों का होता है। तो अगर पूछेगा मासिक धर्म कितने दिनों का होता है तो 28 से 29 दिन। ठीक, आप कह रहा है कि पहले दिन यहां पे जो घटनाएं घटेंगी उसको मान लेना ओवरी में घट रही है या अंडाशय में। 14 दिन की पहले की घटना कहां हो रही है? अंडाशय में।
चौथे दिन की बाद की घटना कहाँ होगी? संयुग्मन नलिका में, संयुग्मन नलिका में, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हो? फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई? ऐसा नहीं है रोशन कुमार जी, सारे टीचर सभी बच्चों से प्यार करते हैं। तो मासिक धर्म 28 से 29 दिनों का होता है। इसमें दो घटनाएं घटित होती हैं, एक वह घटना जो अंडाशय में घटित होती है और एक वह घटना जो संयुग्मन नलिका में घटित होती है। अब आराम से समझो। फिर कहोगे मासिक धर्म के प्रथम दिन, मासिक धर्म के प्रथम दिन ओवरी से या अंडाशय से एक हार्मोन स्रावित होता है, जिसको कहते हैं हम लोग FSH हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? FSH। क्या कहते हैं? FSH। अभी हम पूरा फुल फॉर्म इसका अगले पेज पे लिख देंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसके कारण ओवरी में पाए जाने वाली ooगोनियम की कोशिकाएं, ooगोनियम की कोशिकाएं क्या होंगी? विभाजित होने लगेंगी। विभाजित होकर बनाएंगी प्राथमिक ooगोनियम, द्वितीयक ooगोनियम और ooसाइट्स बना लेंगी। ठीक है ना, क्या बनाएंगी? प्राथमिक, फिर बनाएंगे क्या? द्वितीयक, और फिर बनाएंगे क्या? ooसाइट्स। एकदम क्रम से याद करो, ज्यादा दिमाग मत लगाना। कह रहा है कि मासिक धर्म 28 से 29 दिनों का होता है, जिसके प्रथम दिन अंडाशय से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, जिसके कारण अंडाशय में पाए जाने वाली ooगोनियम की कोशिकाएं प्राथमिक ooगोनियम, द्वितीयक ooगोनियम तथा ooसाइट्स में क्या होती हैं? परिवर्तित हो जाती हैं, जिसके कारण 14वें दिन अंडाशय से LH हार्मोन स्रावित होता है। 14वें दिन अंडाशय से क्या होता है? LH हार्मोन स्रावित होता है। LH को कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जैसे ही LH हार्मोन 14वें दिन स्रावित होता है, ओवरी से ओवम निकलकर कहाँ चला जाता है? यहाँ आ जाता है। और यहाँ आएगा मतलब कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब में। और आने की क्रिया को क्या कहते हो? अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग। अंडाशय से अंडाणुओं का निकलकर संयुग्मन नलिका में जाने की क्रिया को क्या कहते हो? अंडोत्सर्ग। इसके पहले भी आप पढ़े हो। ये क्या है? अंडाणु है। इसके पहले भी आप क्या कर रहे हो? पढ़े हो। और इस अंडाणु के चारों तरफ कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनके कहा जाता है ग्रेनुलोसा सेल। क्या कहते हैं? ग्रेनुलोसा सेल या कोशिका, जिससे कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। क्या बनता है? कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। ल्यूटियम का निर्माण होता है। और इस कार्पस ल्यूटियम से क्या होते हैं? दो हार्मोन स्रावित होते हैं। क्या स्रावित होते हैं? दो हार्मोन स्रावित होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग एस्ट्रोजन, एक को कहते हो क्या? एस्ट्रोजन, और एक को कहते हो क्या? प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन किस में हेल्प करेगा? अंडाणु जनन में, अंडाणु जनन में। और प्रोजेस्टेरॉन किस में हेल्प करेगा? गर्भ धारण में। ये पहले आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक, चलो 28 से 29 दिन एनसीईआरटी मानती है, तो 28 से 29 दिन मानो बच्चा। ठीक है ना सलमान जी? एग्जैक्ट 28 दिन मत मानो, ठीक? ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ, यौनारंभ के समय शुरू होगी स्तनधारी महिलाओं में। ठीक है ना? तो सीधे सीधे अब लिखोगे क्या? मासिक धर्म के समय ओवरी से या अंडाशय के पहले दिन FSH हार्मोन स्रावित होता है, जिसके स्रावण से ooगोनियम की कोशिकाएं प्राथमिक, द्वितीयक तथा ooसाइट्स में परिवर्तित हो जाती हैं। ओवरी से 14वें दिन LH हार्मोन स्रावित होने के कारण अंडाशय से अंडाणु निकलकर संयुग्मन नलिका में जाते हैं। यह क्रिया अंडोत्सर्ग कहलाती है। अंडाणु के चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिससे कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। इस कार्पस ल्यूटियम से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक एस्ट्रोजन, एक प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन अंडाणु जनन में तथा प्रोजेस्टेरॉन गर्भधारण में सहायता प्रदान करता है। लेकिन यदि निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है, तो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम, अंतः आवरण, एंडोमेट्रियम, इसमें क्या आता है? सूजन आ जाता है। और इसी सूजन आने के कारण क्या होगा? स्त्रियों में दर्द उत्पन्न होगा, एब्डोमिनल पेन। हाँ, पीरियड जिसको कह रहे हो बच्चा, रिया कुमारी जी, वो क्या होता है? दर्द उत्पन्न होने लगता है। क्यों? क्योंकि जब वो ब्लड के साथ ये कोशिकाएं शरीर से बाहर निकलती हैं, तो एंडोमेट्रियम वाले वाल का लेयर या मेम्ब्रेन या आवरण जो भी कह लो, इतना पतला होता है कि उसको तोड़ देती हैं, जिसके कारण वहां से ब्लीडिंग की क्रिया होने लगती है। ठीक है ना? चलो बताओ, ये बात आप समझ में आ गई? तो इसमें क्या लिखोगे? नीचे लिखा हुआ है
मासिक धर्म नवजातक के दौरान पुटिका प्राथमिक अवस्था में अंडाशय में मौजूद प्राथमिक पुटिका फॉलिकल में वृद्धि होकर परिपक्व ग्रेफियन फॉलिकल में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। वही चीज यहाँ पर क्या लिखे हो, ग्रेनुलोसा सेल से क्या बना लेता है, इसके चारों तरफ ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक, कहाँ गया भैया, ग्रेफियन फॉलिकल में परिवर्तित हो जाती है। और एलएच तथा पीएसएच में वृद्धि होने से फॉलिकल के विकास के साथ साथ एस्ट्रोजन तथा ग्रोइंग फॉलिकल होने लगता है तथा चक्र के बीच में एलएच स्राव अत्यधिक होने से ग्रेफियन फॉलिकल के फटने से अंडाणु विमुक्त हो जाते हैं। विमुक्त होकर मतलब कहाँ, अंडाशय से निकलकर कहाँ जाता है, फेलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं। और ल्यूटियल फेज आता है जिसमें कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है, जिसके द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होने से गर्भाशय के एंडोमेट्रियम के दीवार का रख रखाव के साथ इम्प्लांटेशन या उसी को प्रत्यारोपण लिखे हो की क्रिया होती है, गर्भधारण भी लिख सकते हो। तो सेम चीज वही है, आप ये फिगर बनाइएगा और आराम से इसके बारे में लिखिएगा। पेन किलर नहीं खाना चाहिए वैसे इस चीज में, ठीक है ना। जुड़वा बच्चों वाली कहानी मेंडल वाले चैप्टर में बच्चा 3 प्रकार के आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, पहले बता चुके हैं कि उस टाइम वहां पे पढ़ लिया जाएगा, ठीक है ना। बताओ ये टॉपिक अच्छे से आप लिख लोगे, बता बच्चा। यस सर, फिर से एक बार बोल दे रहा है, एक बच्चा कह रहा है सर एक बार फिर से बोल दीजिए। मासिक धर्म 28 से 29 दिनों का होता है। यह क्रिया 2 चरणों में पूरी होती है, एक अंडाशय में और एक संयुग्मन नलिका में। अंडाशय में सबसे पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित होता है, जिसके कारण ओवोगोनियम की कोशिकाएं प्राथमिक द्वितीयक तथा oocytes में परिवर्तित हो जाती है। 14वें दिन एलएच हार्मोन स्रावित होने के कारण अंडाशय से अंडाणु निकलकर संयुग्मन नलिका में जाता है और जाने की क्रिया को अंडोज सर्ग कहते हैं, जिसके चारों तरफ ग्रेफियन फॉलिकल की कोशिकाएं या ग्रेनुलोसा सेल की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करती हैं। इन कार्पस ल्यूटियम से क्या करोगे, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन अंडाणु जनन में तथा प्रोजेस्टेरॉन गर्भधारण में सहायता प्रदान करता है। यदि इनमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो एंडोमेट्रियम में सूजन आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, दर्द उत्पन्न होता है स्त्रियों में, ठीक है ना। चलिए अब बताओ सही है भैया। 5 नंबर वैसे थोड़ी मिल जाएगा, 5 नंबर वैसे ही थोड़ी मिल जाएगा आप लोग को, उसके लिए तो कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा ना। सर बच्चा लंगड़ा क्यों होता है, पोलियो हो गया, हो गया। चलो अब आते हैं रजो दर्शन या मेनार्क या रजो निवृत्त या मेनोपज पे, जो परिभाषित करिए। अब अगर आप लोगों से पूछेगा एक क्वेश्चन बच्चा कि स्त्रियों में अंडाणु जनन कब प्रारंभ होता है, यहां नोट करके लिख लो, क्वेश्चन समझो। स्त्रियों में, या मादा लिख लो, मादा में अंडाणु जनन, अंडाणु जनन कब प्रारंभ होता है, कब प्रारंभ, कब प्रारंभ होता है। तो आप लोग लिखिएगा कब, जन्म से पहले। क्या लिखिएगा, जन्म से पहले, ठीक। क्या लिखिएगा, जन्म से पहले। लेकिन अगर पूछेगा यहीं पर कि मादा में मासिक धर्म, मासिक धर्म कब प्रारंभ होता है, कब प्रारंभ होता है, तब आप कब लिखोगे, मादा में कहाँ हो गया, अच्छा ठीक है चलो सीधे लिख लो, सीधे लिख लो। एनसीईआरटी कहता है 12 से 14 वर्ष के पश्चात, वर्ष के पश्चात। तो जब फीमेल को, अच्छा चलो एक चीज और लिख लो यहीं, अंडाणु जनन में कितनी कोशिकाएं सहायता प्रदान करती हैं, अंडाणु जनन में कितनी कोशिकाएं मासिक धर्म से प्रवेश करती हैं, मासिक धर्म से प्रवेश करती हैं, प्रवेश करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 400 कोशिकाएं। कितनी कोशिकाएं, 400 कोशिकाएं। कितनी कोशिकाएं, 400 कोशिकाएं, ठीक। हाँ 400 बच्चा लिख रहा है। अब सुनो यहाँ पे थोड़ा सा अगर गुणा गणित किया जाए, ठीक है ना बच्चा, थोड़ा सा गुणा गणित किया जाए तो अगर 400 को हम 12 से विभाजित कर रहे हैं, 12 क्या है, 12 महीने हैं, ये क्या है, मंथ है, ये क्या है, 12 मंथ, और ये 400 क्या है, कोशिकाएं हैं, क्या है, कोशिकाएं हैं। तो 12 से अगर इसको डिवाइड करोगे 40 को तो हो जाएगा 3 बार में 12 3 36, 4 बचा, फिर 12 3 36, फिर दशमलव में 3 जाएगा, और इसे 3 3 में हम जोड़ दें क्या, 12 से 14 वर्ष, तो मतलब 33 में हम 14 जोड़ दें तो 4 3 7 और 3 1 4 47, या हम अगर 12 जोड़ते हैं तो इसमें कितना आता, 33 प्लस 12, तो 2 3 5 और 3 1 4, 45 वर्ष।
मतलब ये 400 कोशिकाएं स्त्रियों में लगभग 45 से 47 वर्ष या 45 वर्ष के आसपास क्या होंगी, खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। हाँ, तो वही चीज लिखा है कि जब 12 से 14 वर्ष के दौरान सबसे पहले स्त्रियों में जनन आवर्त चक्र या मासिक धर्म पहली बार स्टार्ट होता है, तो उसी को क्या लिखे हो, मेनार्क कहते हो, जब स्टार्ट होता है। और जब आखिरी बार खत्म हो जाती हैं ये कोशिकाएं 47 या 45 वर्ष की आयु में स्त्रियों में, तो इसको मेनोपज कहते हैं। मतलब स्त्रियों में जब प्रथम बार पीरियड आता है तो उस क्रिया को ऐसे समझ लो क्या कहते हैं, मेनार्क कहते हैं, और आखिरी बार जब आता है तो मेनोपज कहते हो। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ और कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। ऐसे करके आप समझ सकते हो। और बताओ। अरे प्रिंस कुशवाहा जी, ऐसा नहीं है, ठीक, प्रिंस सर केवल 10th वाले बच्चों पे ध्यान देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए, हाँ बताओ, अब ये लिख लोगे, बताओ जल्दी से, तो बताओ ये लिख लोगे। इसमें अगर पूछेगा दोनों में अंतर तो लिख लोगे। सर नींद बहुत आती है, उसका सिर्फ एक ही इलाज है कि जब तक तुमको लगेगा नहीं कि हमको टॉप करना है तब तक आप सोते रहोगे, तब तक आप मान के बैठो कि हमको सिर्फ पास होना है। पहले चित्र बनाइए, उसके बाद लिखा करिए, ठीक है। कमेंट आता है कविता कुमारी जी, यस सर, यस सर। सर मेरा भी रिप्लाई कीजिए, सोहेल यादव या शाहुल यादव ऐसे कुछ नाम था। कमेंट आ रहा है बच्चा, यस सर, हाँ सर लिख लेंगे, हाँ सर लिख लेंगे। चलिए, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ छूने धोने से विकास जी, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। कोई बच्ची लिख रही है तो उसमें बच्चा, जो हमारे भारत देश की जलवायु है वो बहुत ज़्यादा गर्म जलवायु भी होती है, तो गर्म जलवायु भी हमारे शरीर पर इफेक्ट डालती है, जिसके कारण स्त्रियों में 11 वर्ष में भी मासिक धर्म स्टार्ट हो सकता है, पर सभी में नहीं, ठीक है ना। चलो, नहीं खाना चाहिए, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई होगी। अब सुनो, एक बार आप फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। स्तनपान किसे कहते हैं, अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया, कि प्रश्न पूछ लिया, मान लो प्रश्न लिख दे रहे हैं यहीं पे कि स्तनपान किसे कहते हैं, स्तनपान किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, तो लिखोगे क्या, स्तनपान की क्रिया में मां नवजात शिशु को दूध पिलाने की क्रिया करती है, जिसके कारण नवजात शिशु तथा मां के बीच भावनात्मक जुड़ाव होता है, जिसके कारण मां के पास शिशु क्या होता है, कब्र होता है। इस क्रिया में कुछ हार्मोन सहायता प्रदान करते हैं, जिसमें एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, दूसरा हार्मोन है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन मादा के शरीर में दूध के निर्माण में सहायता प्रदान करता है, जबकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन मादा के शरीर में जब बच्चा दूध पी रहा होगा तो दूध के निकलने में क्या कर रहा होगा, सहायता प्रदान करेगा। दूसरा हेडिंग हम लोगों ने पढ़ा है मासिक धर्म। तो स्त्रियों में मासिक धर्म जो होता है वो बच्चा 28 से 29 दिनों का होता है, जिसके प्रथम दिन ओवरी से या अंडाशय से या FSH हार्मोन स्रावित होता है, जिसके कारण ओवोगोनियम की कोशिकाएं प्राथमिक, द्वितीयक तथा oocytes में परिवर्तित हो जाती हैं। 14वें दिन LH हार्मोन स्रावित होने के कारण ओवरी से या अंडाशय से अंडाणु निकलकर संयुग्मन नलिका में प्रवेश करते हैं। यह क्रिया अंडोत्सर्ग कहलाती है। इसके चारों तरफ पाई जाने वाली कोशिकाओं को ग्रेफियन फॉलिकल कहते हो, जिससे कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है, जिनसे दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक को एस्ट्रोजन कहते हो, दूसरे को प्रोजेस्टेरॉन कहते हो। एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाणु जनन की क्रिया में सहायता प्रदान करता है, जबकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भधारण में सहायता प्रदान करता है। यदि निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है संयुग्मन नलिका में, तो सभी oocytes की कोशिकाएं क्या होती है, बाहर आती हैं ब्लड के साथ। क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियम में सूजन होने की वजह से वो क्या होता है, रप्चर्ड या टूट जाता है, और इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड कहते हो, जो 3 से 5 दिनों तक रहता है। मतलब ये कितने दिनों तक है, 3 से 5 दिनों का हाल है, ठीक है ना। चलो, अगला क्या लिखे इसमें, मेनार्क तथा मेनोपज किसे कहते हो, स्त्रियों में जब पहली बार 12 से 14 वर्ष की आयु में पीरियड या मासिक धर्म स्टार्ट होता है तो उसे मेनार्क कहते हो, और जब आखिरी बार होता है तो उसे मेनोपज कहते हो। इन सभी क्रियाओं में 400 कोशिकाएं सहायता प्रदान करती हैं, और वो 400 कोशिकाएं हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एक करके क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। अगर पूछेगा इसमें कि अंडाणु जनन कब प्रारंभ होता है, जन्म से पहले, लेकिन मासिक धर्म कब प्रारंभ होता है, तो 12 से 14 वर्ष के पश्चात कितनी कोशिकाएं सहायता प्रदान करती हैं, तो 400। हाँ, 5 से 7 दिन होता है सर जी, 3 से 5 भी लिख सकते हो, 5 से 7 NCERT 3 से 5 मानता है, ठीक। चलो यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो 5 से 7 भी लिख सकते हो या करके, ठीक। चलो अब बताओ। निशु राय जी, वो सब साइकोलॉजिकल चीज है, उसको बाद में समझ लीजिएगा, अभी ये क्रैश कोर्स है। चलो, ये 3 क्वेश्चन आप लोग लिख लोगे। अमन कुमार जी इग्नोर क्यों करेंगे भाई, बताइए। ये 3 क्वेश्चन लिख लोगे। चलो, अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव आप लोगों को गलती से एक दिन चले गए थे, सोचे उस दिन कराएंगे, तो पहले ही चला गया था। चलो, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। चलो, अगला क्वेश्चन लेते हैं, रजो दर्शन हो गया। ग्रेफियन पुटिका पाया जाता है, चलो लगाओ, अभी इसी की बात पढ़ रहे थे हम लोग।
चलो, मासिक धर्म के दौरान कुछ चीज़ें छूने से, किचन में जाने से क्यों मना किया जाता है उसको बाद में समझ लिया जाएगा बच्चा, अभी इस पे आते हैं, ठीक है ना। चलो, पहले का डी टारगेट बोर्ड 12th प्रिया कुमारी जी का आंसर आया। पहले का डी प्रिंस कुमार जी कर दी गई, लक्ष्मी जी कर रही हैं, सारे बच्चे कर रहे हैं फिलहाल। तो सीधे सीधे वही ग्राफियन पुटिका पाया जाता है कहाँ पर? माधव मानव के अंडाशय में। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े ही हो यही, कहाँ पर? यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल इसी के चारों तरफ होता है, ग्रेनुलोसा सेल के पहले अवस्था, ठीक है ना। अगर यहाँ बनाओ तो यहाँ के पे ऐसे जा, ओहो ये वाला चल रहा है क्या? इसी के चारों तरफ होगा ग्राफियन फॉलिकल या ग्राफियन पुटिका, ठीक है ना। चलो अगला लो, शुक्राणु का संचलन किसके द्वारा होता है? शुक्राणु की संरचना में आप लोगों को हम बताए थे, जल्दी बताओ। शुक्राणु का संचलन किसके द्वारा होता है? शुक्राणु की संरचना में हम आप लोगों को बताए हुए हैं। दूसरे का बताओ। आज बिना नहाए चले आए हैं इसलिए टीका नहीं लगाए हैं, क्योंकि स्टूडियो में ही सोए थे, रात में बहुत सारा काम था, तो अभी जाके पूजा कर लेंगे। और बताओ। चलो दूसरे का डी, जयदीप, सोनम, लक्ष्मी, शिवम, रूबीना, अनमोल, स्टडी बॉय, शिवम सिंह। सी कर रहे हैं ना बच्चा? डी होगा पूंछ की सहायता। संचलन मतलब गति करना, संचलन मतलब गति करना, यहाँ लिख लो, गति होता है। और ये किसकी सहायता से होता है? संचलन होता है पूंछ की सहायता से, ठीक है ना। इस बात का भी ध्यान रखा हूँ। एक्रोसोम, एक्रोसिन एंजाइम से निषेचन, मध्य भाग में माइट्रोकांडिया, और शीर्ष मतलब एक्रोसिम या हेड की ही बात कर रहा है, ठीक। चलो तीसरा क्वेश्चन, हेमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किस में पाया जाता है? बिल्ली में, कुत्तों में, मानव में, घोड़ों में। तीसरा क्वेश्चन करो, बताओ। हेमोकोरियल बताओ। बना देते हैं तब तक, बताओ। यहीं पर होता है ऐसे, यहाँ तो फिर एम्ब्रियो या भ्रूण वगैरह होगा, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। फिर मेम्ब्रेन होगा, एमनियन, और उसके अंदर ही था बेबी, और वहाँ था एमनियोटिक फ्लूइड या तरल पदार्थ, ठीक। इसको पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर, इसके बाद वाले चैप्टर में। तीसरे का सी, मानव में। चलो इसी को कहते हो, ठीक है ना, तीसरे का सी। चलो वेरी गुड। चलो अगला है, निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है? युग्मनज, अंडाणु, युग्मक, बी और सी दोनों। चौथा क्वेश्चन बताओ। चौथा क्वेश्चन बच्चा, चौथे का डी टारगेट बॉय 12th प्रिंस प्रिया कुमारी जी ने सबसे पहले किया। चौथे का डी एमडी सलमान ने किया। डायग्राम आप लोगों को भी आ जाएगा, बस प्रैक्टिस में रखिए, ठीक है ना बच्चा। हाँ, चौथे का क्या होगा? डी होगा। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि युग्मक हमेशा क्या होते हैं? अगुणित अवस्था में पाए जाते हैं। अंडाणु हमेशा अगुणित होता है। युग्मनन निषेचन के बाद बनता है, तो ये द्विगुणित होता है। ये दोनों बनते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के कारण, और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं अगुणित कहते हैं, ठीक है ना। और ये तो बनता है कब? निषेचन के पास, निषेचन के पश्चात। तो जाहिर सी बात है ये कैसा होगा? द्विगुणित। पांचवा मैं पांचवा बताओ। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और उसके बाद क्या है? RH रिलैक्सिंग हार्मोन, रिलैक्सिंग हार्मोन, और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन तो लिखा ही है। पांचवें क्वेश्चन का आंसर, पांचवें क्वेश्चन का आंसर, उषा कुमारी जी सॉरी आई एम लेट, बच्चा आप काफी लेट हो तब। पांचवें का क्या होगा? सी होगा। प्रोजेस्टेरॉन गर्भधारण में सहायता प्रदान करता है, ठीक। चलो 10वां, अंडोत्सर्ग किस हार्मोन के कारण होता है? अभी लिखे थे, कहाँ गया? दिखाते हैं, अभी लिखे थे थोड़ी देर पहले, ये रहा। अंडोत्सर्ग किस हार्मोन के कारण होता है और 14वें दिन होता है? बताओ तो, बताओ। अंडोत्सर्ग किस हार्मोन के कारण होता है? चलो 6B या फिर FSH, अरे बाप रे। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए, सोनू कुमार जी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका पूरा नाम लिख दे रहे हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण। किस दिन स्रावित होता है? तो ये हार्मोन स्रावित होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन।
मासिक धर्म के किसके 14वें दिन। ठीक, चलो अगला, ग्राफियन पुटिका की वृद्धि तथा परिपक्व किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चलो ये तो अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे ही। सतवां नंबर क्वेश्चन का आंसर, ग्राफियन पुटिका 7वें नंबर को, 7वें का ये रिया कुमारी जी पढ़ रहे हो, अच्छा लग रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इन्हीं दोनों को सबसे पहले लिखे थे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सबसे पहले इसी को लिखे, देख लो यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा, सबसे पहले FSH और LH लिखे थे। ठीक, चलिए अब आओ अगले क्वेश्चन पे। फॉलिकल का फटना तथा ओवा का बाहर निकलना क्या कहलाता है। चलो बताओ, कुछ वर्ड इंग्लिश के भी ले लो, पूछता है तो। 8वें को, फॉलिकल का फटना तथा ओवा का बाहर निकलना, ये भी अभी थोड़ी देर पहले लिखे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही। 8वें नंबर क्वेश्चन का आंसर करो। 8वें का C, बहुत अच्छा बच्चे जिसने भी किया। 8वें का C, या इसी को कहते हो अंडोत्सर्ग। क्या कहते हो, अंडोत्सर्ग, जिसके कारण क्या होता है, अंडाशय से अंडाणु संयुग्मन नलिका में प्रवेश करता है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, क्लीवेज के लिए क्या सही कथन है। भ्रूण का आकार बढ़ता है, कोशिका का आकार घटता है, कोशिका का आकार बढ़ता है, भ्रूण का आकार घटता है। चलो 9वें नंबर क्वेश्चन का आंसर करो। 9th का, 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर, करते रहो। 9th A आ गया, 9th A चल रहा है अभी सभी बच्चों का, 9th A चल रहा है। अरे वाह, भ्रूण का आकार बढ़ता है, नाइन्थ ए, भ्रूण का आकार बढ़ता है कि कोशिका का आकार घटता है। कि कोशिका का आकार बढ़ता है, भ्रूण का आकार बढ़ता है। इसका सही आंसर क्या होगा, भ्रूण का आकार बढ़ता है। ठीक है ना, क्लीवेज के दौरान। चलिए अगला, ह्यूमन फीमेल के भ्रूण में किस प्रकार का क्लीवेज होता है। होलोब्लास्टिक एवं समान, मैरोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक एवं असमान, डिप्लोब्लास्टिक। बताओ 10वें क्वेश्चन का आंसर। चलिए 10वें क्वेश्चन का आंसर गुड्डू राज जी बताइए, हम बना देते हैं। दसवें क्वेश्चन का आंसर, इसको कहते हो ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। बताओ अब आंसर दो। 10वें का बी, मेरोब्लास्टिक ना, 10वें का ए होगा, होलोब्लास्टिक। होलो मतलब खोखला होता है, और खोखला भाग तो यही बचा ना, जब विभाजन होता था क्लीवेज वाला तो खोखला भाग बचता है। ठीक है ना, चलो अगला है, हानों में किस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है। कोरियोनिक, हीमोकोरियल, मेटाडिजिटकोलियल, इनमें से सभी। 11वां, अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किया, बस क्वेश्चन करने पूछने का तरीका बदल गया है। बताओ, एक हार्मोन है HCG, इसको पूरा पढ़ा जाता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, गोनाडो हार्मोन। बताओ, 11वें का डी सभी होता है, सही बात है। हीमोकोरियल तो अभी पढ़े ही थे। ठीक, चलो अगला 12वां, किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या लौह। 12वां क्वेश्चन, 12वें क्वेश्चन पे जाओ, किसकी उपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है। 12वां नंबर क्वेश्चन, 12वें का डी रिया कुमारी जी नहीं, 12वें का सी MD सलमान जी, जी हाँ। कैल्शियम की अनुपस्थिति में, क्योंकि एक्रोसिन नामक एंजाइम्स रिलीज ही नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा, निषेचन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, किसके कारण, एक्रोसिन के कारण, एक्रोसिन एंजाइम के कारण, एक्रोसिन एंजाइम के कारण। चलो अगला, निषेचन के बाद माता के मूत्र में कौन सा हार्मोन बढ़ जाता है। चलो बच्चा, इसीलिए वो जो प्रेगनेंसी किट आता है उससे यूरिन टेस्ट करते हो कि कोई महिला प्रेग्नेंट है कि नहीं, तो उसमें एक हार्मोन की मात्रा बढ़ी हुई होती है। 18वें नंबर क्वेश्चन का आंसर करो। 12 के बाद 18, निषेचन के पश्चात। 1 मिनट रुकना, हम क्वेश्चन एक बार देख लें अपनी कॉपी में, मिस तो नहीं ना हो गया है।
12, ये 13 नंबर क्वेश्चन है, वही तो हम भी कह रहे हैं यार। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 13, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 13 का आंसर क्या होगा? डी। हाँ, प्रियंका कुमारी जी, HCG, अभी पिछले पहले बार लिखे हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्या है? एक मिनट रुक जाओ, हम क्वेश्चन लिखे थे हाथ से, कहीं गलत नहीं ना लिख दिए हैं। 13 का डी ना सही है। चलो 14वां, विखंडन क्लीवेज समसूत्री विभाजन से अलग होकर किसमें किसके मायने हैं? 14वां नंबर क्वेश्चन, हाँ ठीक। 14वें नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। वो टाइपिंग में थोड़ा गलत कर दिए हैं, लिखते हम सही थे, ठीक है। 14वें नंबर क्वेश्चन का क्या नाम है सर? मेरा नाम नहीं लेते, आयुब आलम जी लेते हैं, बिल्कुल ऐसा क्या कह रहा हूँ। 14वें नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 14वें का टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट चिपकाने के लिए उस पर टाइप करें। अच्छा ठीक है। विखंडन समसूत्री विभाजन से अलग होता है जिसके मायने हैं यह शरीर के सभी कोशिकाओं में होता है या जाइगोट में होता है, इनमें आइडेंटिकल पुत्री कोशिकाएं बनती है, यह सिर्फ अकशेरुकिकाओं में होता है। विखंडन या क्लीवेज किस में होता है? जाहिर सी बात है भैया, विखंडन हमेशा होता है किसमें? जाइगोट में होता है, इस ध्यान रखना। यह शरीर के सभी कोशिकाओं में तो होता ही है, समसूत्री विभाजन से अलग होता है, हाँ ठीक है, जाइगोट में। 14वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जाइगोट। 15वां, स्तनधारी अंडे में क्लीवेज होता है, मेरोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक, यूनिक्वल, स्पाइरल। ये तो क्वेश्चन अभी पिछला ही है, बस इंग्लिश में ही है, बताओ। 15वां क्वेश्चन, टाइपिस्ट महाराज जी भी ना। 15वां क्वेश्चन, ठीक, 15वें क्वेश्चन का आंसर करो। 15वें क्वेश्चन का बी, सिम्पी कुमारी जी ने सही कहा, होलोब्लास्टिक। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसको किया भी है, ठीक। चलो अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भाशय के अंदर प्रत्यारोपित होता है? मारुला की, गैस्ट्रुला की, युग्मनज की, ब्लास्टोसिस्ट, बताओ। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सहायता प्रदान करता है, इंडोमेट्रियम से जुड़ने की क्रिया करता है, जुड़ने की क्रिया को प्रत्यारोपण या इम्प्लांटेशन कहते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे बनाए ही थे, ठीक, कुछ इस तरीके से। यहाँ ओवरी है, ये सब चीज़ें। निषेचन 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, और गर्भाशय की दीवार से जाकर वो क्या होता है? जुड़ता है, जुड़ने की क्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं। इंडोमेट्रियम से, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सहायता प्रदान करता था बच्चा। 16वें क्वेश्चन का आंसर करिए। 16वें का डी, ब्लास्टोसिस्ट, सही है। पहले मारूला फिर ब्लास्टुला, ठीक है ना। चलो अभी थोड़ी देर पहले हम लिखे भी थे यहाँ पर, कहाँ गया ये ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, ब्लास्टोसिस्ट वाला ही जाके क्या करता है? जुड़ता है, ठीक। चलो अगला, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है एलेंटियोसिस में, एमनियोटिक गुहा में, ये भी अभी थोड़ी देर पहले लिखे हैं, फुसफुस गुहा में, पेरिनियल गुहा में। 17वें क्वेश्चन का आंसर, 17वें क्वेश्चन का आंसर, 17वें का बी, रिया कुमारी जी, एमनियोटिक गुहा में। अभी इसको थोड़ी देर पहले लिखे थे, कहाँ गया? दिखा देते हैं। एमनियोटिक गुहा वाला मिटा दिए क्या यार? ये रहा, ये वाला हिस्सा। इसमें जो तरल पदार्थ है उसे कहते हो एमनियोटिक फ्लूइड। क्या कहते हो? इसमें जो तरल पदार्थ है उसे कहते हो एमनियोटिक फ्लूइड। और ये जो खोखला भाग लाल कलर से लाइन अंदर की तरफ बना, उसी को कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। और एमनियोटिक कैविटी को एमनियोटिक गुहा कहते हैं, इसी के अंदर होता है वो, ठीक है ना। एम्ब्रियो कहो या भ्रूण कहो। अगला क्वेश्चन, स्पर्मेटिड्स से शुक्राणु बनने को क्या कहते हैं? इसको तो हम लिखे थे कि शुक्राणु जनन की क्रिया, शुक्राणु जनन, स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस, ये तीन कौन सा है? ये तीनों लास्ट पे लिखे थे, 3 लाइन एरो बना के, मुझे याद है उस दिन जब पढ़ा रहे थे। चलो 18वें क्वेश्चन का आंसर करो। 18वें का, स्पर्मेटिड्स अपने आकार और संरचना में परिवर्तन करके बदल जाता है किसमें? शुक्राणु में। उस क्रिया को क्या कहते हैं? उस क्रिया को कहते हैं, सभी नहीं कहते हो, उस क्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और जब वह शुक्राणु पोषण और ऊर्जा के लिए किसके पास जाता है? सेरोटोली सेल के पास जाता है, तो उस क्रिया को स्पर्मिएशन कहते हो। और जब स्पर्मेटोगोनिया की कोशिका से स्पर्म बनता है तो उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हो। ये 3 लाइन एरो बना के हमने पहले क्लास में लिखा था, आप लोगों को उसको देखना चाहिए था, ठीक। चलो 19वां क्वेश्चन, गैमीट होगा, जैमीट नहीं है ये, ध्यान दीजिए टाइपिस्ट जी। इसको क्या कहोगे? गैमीट। गैमीट निर्माण को कहते हैं गैमिटोजेनेसिस, साइटोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, इनमें से कोई नहीं। ये तो एकदम आसान है। 19वें का ए, गैमिटोजेनेसिस। अगला, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, इनमें से सभी। 20वां क्वेश्चन, ये भी आसान है। 20वां क्वेश्चन, ऋतुस्राव किनमें होता है? बताओ।
20वें का डी सभी में, बहुत अच्छा बच्चे। अगला, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, यकृत में। यही स्पर्म को या शुक्राणु को पोषण देने का कार्य करता है, और पोषण देने की क्रिया को क्या कहते हो? पोषण देने की क्रिया को कहते हो स्पर्मिएशन, ये वाला। तो अब बताओ कहाँ पाया जाएगा? सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? 21वें क्वेश्चन का आंसर, 21वें का ए, सलमान तनिषा जी का सबसे पहले आया। वृषण में, मानव शरीर में। मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है, बंदर, मनुष्य, ए और बी दोनों, गाय। 22वां क्वेश्चन बताओ। मध चक्र किसमें होता है? 22वां गाय में होता है, इंजमामुल हक ने लिया है, बाकी सब में मासिक चक्र होता है, ठीक है ना। चलो अगला, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है किससे? केंद्रक से, लाइसोसोम से, गाल्जी काय से, कि अंतःप्रद्रव्य जालिका से। ये भी बताए थे जब हम पढ़ा रहे थे, स्पर्म की संरचना बनाते समय ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। 23वें क्वेश्चन का आंसर, 23वें क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 23वें का सी, रिया कुमारी जी, गाल्जी निकाय द्वारा, या गाल्जी बॉडी भी लिखा हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। चलो, या गाल्जी काय भी लिखा हो सकता है। अगला, मनुष्यों में अपरा का निर्माण होता है एमनियन द्वारा, एलिमेंटांस द्वारा, कोरियोन द्वारा, कोरियोन तथा एलिमेंटांस द्वारा, दोनों। 24वां क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन, 24वां डी, तनिषा कुमारी जी, आपका पूरी तरीके से सही है। अमन कुमार का सही है, कोरियोन द्वारा। 24वें का सी होगा, सही बात है प्रिंस कुमार जी, पूजा जी, ठीक है ना। 25वां, गर्भाशय किससे संबंधित है? नर जनन तंत्र से, मादा स्त्री जनन तंत्र से, पादप जनन तंत्र से, इनमें से सभी। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है अब तक का। चलो 25वें क्वेश्चन का आंसर, और यही लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का, मादा गर्भाशय किससे संबंधित है? कमेंट आ रहा है जितेंद्र कुमार जी आपका, ठीक है ना। चलिए बताइए। 25वें का बी, मादा स्त्री जनन तंत्र से। ऑब्जेक्टिव में से किसके कितने सही हुए? सबसे पहले कमेंट करो तो। 25वें का बी, ऑब्जेक्टिव में से किसके कितने सही हुए? सबसे पहले बताओ। 25वें का बी, हाँ हो गया। ऑब्जेक्टिव में से किसके कितने सही हुए? बताइए। कमेंट आ रहा है दीपी कुमारी जी, पर हम ऑप्शन पढ़ रहे थे, नाम नहीं पढ़ रहे थे बच्चों का। बताइए आप लोग। 22, 24, 25 में 20, 22 प्लस 23, 20 प्लस हो तो ठीक है तैयारी, और अगर उसके नीचे हो तो थोड़ा मेहनत करो। 24, 23, 24, 23। चलो अब ये बताओ। हाँ भैया, बिना ऐसे अंदाजा थोड़ी तीर लगा रहे हैं क्वेश्चन के को लेके। चलो हम नहीं गिने हैं, कोई बात नहीं, सबका कमेंट आ रहा है। बताओ, सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहे हैं? इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक पढ़े हो, आई थिंक 12 से 14 टॉपिक पढ़े ही होंगे। हमने लिख रखा था मानव में जनन, लैंगिक जनन, जरायुज, अंडाणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, गैस्ट्रेशन पीरियड, स्तनपान, मासिक चक्र और मेनार के वगैरह। तो मिला जुला के लगभग हम लोगों ने 15 टॉपिक से ज़्यादा पढ़े हैं, और जो छोटे छोटे क्वेश्चन अंदर बन सकते हैं वो उसी टाइम हम बोल दिए हैं, ठीक है ना। तो बताओ, इस चैप्टर के सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे? मुझे नहीं लग रहा कि कुछ बचा होगा। जो बचा होगा उसके बाद जब हम लोग रिवाइज कर रहे होंगे तो उसके बाद उसमें आ जाएंगे, समझ लेंगे, ठीक है ना। 99.99% समझ में आया, 0.1% गलती मेरी रह गई, बच गई आपसे, फिर से उसको रिवाइज करते समय हम लोग कर लेंगे। यस सर, क्लियर है। यस सर, आप पूरा समझाए हैं, हो ही नहीं सकता कि छूट जाए। अच्छा, कोई दुश्मनी ना है बच्चा? थोड़ा कमेंट ऊपर करिए तो फिर से। उस बच्चे का नाम ले ले, कह रहा सर हमारा दुश्मनी है क्या? ये धीरे धीरे और निकल गया लग रहा। चलो बच्चा, कोई बात नहीं, किसी बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं है। शुक्राणु जनन की क्रिया पुरुषों के टेस्टिस या वृषण में होती है, जिसमें स्पर्मेटोगोनिया की कोशिका प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स में बदलती है, और स्पर्मेटिड्स अपने आकार और संरचना में परिवर्तन करके शुक्राणु में बदल जाता है। इस क्रिया को स्पर्मिएशन कहते हैं, और जबकि स्पर्मेटोगोनिया की कोशिका से शुक्राणु बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। यह शुक्राणु पोषण और ऊर्जा के लिए सेरोटोनिन सेल की तरफ जाता है, इस क्रिया को स्पर्मिएशन कहते हैं। आप बताओ, नहीं नाराज है भाई किसी से? हाँ, हमारी दुश्मनी है क्या? बच्चे का कमेंट फिर आया, फिर उसका नाम पढ़ता भूल गए। चलो चलो, कल मिलते हैं बच्चा इसी टाइम पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, बाय। दिन भर मुस्कुराओ, अच्छे से पढ़ाई करो।